हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स मेंटर मोहम्मद वसीम। वेलकम टू जेडे एकेडमी। वैसे बच्चों, आपने सारे हमारे फैकल्टी से तो मिल चुके हैं, बस मेरा मिलना बाकी रह गया था, तो आज मैं आपसे मिल लिया। मेरा नाम वसीम है वंस अगेन, एंड मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो हमने इस दौरान कुछ टॉपिक्स कवर किए थे हमारे फैकल्टी मेंबर ने, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, ये सारे शेड्यूल्स आप तक पहुंच चुका था पहले, जिससे आपने देखा होगा ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके। यस्टरडे उजैर सर ने ये मेंसुरेशन वाला टॉपिक आपको कवर कर दिया था, और आज ये टॉपिक रह गया था विच विल बी कवर्ड बाय मी वसीम। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड प्रेशर। बच्चों, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के हिसाब से, और आप देखेंगे पीवाईक्यू को उठा के अगर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल हर बार पूछा गया है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो स्लाइड्स प्रिपेयर करे हैं उनमें आपके कंसेप्ट के साथ साथ हमने सारे पीओआई की जो क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड कर दिए, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। ओके, तो आज हम मिलके पढ़ाई करेंगे। और साथ में एक चीज और मुझे बताना है, टुडे इज 1 जनवरी, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल फ्रॉम जेडे एकेडमी, एंड स्टार्ट विथ अ न्यू होप, सो दैट हम लोग मिलके सारे एंट्रेंस को क्रैक कर सके। सो स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा जो टॉपिक है दैट इज फोर्स। तो फोर्स बेसिकली क्या है बच्चों, अगर हम बहुत नॉर्मल वे में बताएं तो फोर्स है बेसिकली, आपने देखा होगा कई बार पढ़ा होगा कि जैसे बचपन में आपने किसी दो भाई बहन में कोई कहीं पर लड़ाई हो गया, कुछ हो गया, तो एक दूसरे के धक्का दे दिया, कहीं पर गिर गए आप, दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। आपने देखा होगा कि किसी चीज को आप पुश कर रहे हो, जैसे आपने दरवाजा को पुश पुल कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, दरवाजे को विंड ओपन कर रहे हैं, तो इन दैट केस यू आर अप्लाइंग अ टाइप ऑफ फोर्स। सो फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं, जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मैं अगर इसमें फोर्स अप्लाई करूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ये चीज हम सबको पता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से खींचूं, पुल करो अपनी तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि फोर्स अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता हूं तो एज ए रिजल्ट वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा। ये बेसिक है बहुत। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा अपने पोजीशन से। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो एज एन इफेक्ट वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। सेकेंड थिंग, क्या हो सकता है फोर्स, क्या इफेक्ट क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज, स्पीड एंड डायरेक्शन। जैसे मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉल है सपोज, और वो अगर मैं उस पर अच्छा खासा अमाउंट के फोर्स अप्लाई करूं तो हो सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, उसका जो ओरिजिनल शेप था उसमें कुछ डिस्टॉर्शन हमें नजर आई। तो ये सारे चीज किस कब पॉसिबल है, जब आप फोर्स नाम के कोई एक चीज को, कोई एक क्वांटिटी को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो फोर्स क्या है बेसिकली, फोर्स इज बेसिकली आप कह सकते हैं पुश और पुल, जिससे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जहां पर वो ऑब्जेक्ट पहले था वहां से उसका पोजीशन चेंज हो सकता है, साथ में आप उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि सर्टेन ऑब्जेक्ट एक रिंग है सपोज, अब रिंग रोल करके आपके पास आ रहा है इस तरफ, इन दिस डायरेक्शन, और आपने अगर यहाँ पर इसको फोर्स अप्लाई कर दिया तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाए। तो दैट इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है बच्चों, तो आपने उसे फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में चालू कर सकते हैं, मोशन दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट पहले क्या था, पहले इट वाज एट रेस्ट, नाउ यू हैव अप्लाइड फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, और एज ए रिजल्ट ये आप मोशन में आ गया। ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे चीज यहाँ पर डिस्कस्ड है। कोई भी चीज आप इसको पुश और पुल करेंगे तो वहां से वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। साथ में आप इसके शेप या साइज को भी चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, किसी रेस्ट में रखा हुआ ऑब्जेक्ट जिसका मोशन इनिशियली नहीं है कुछ, उसको आप फोर्स अप्लाई करके उसको मूव ऑन करा सकते हैं। साथ में फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये एक नया चीज है आपके लिए कि देखिए हर एक क्वांटिटी का कोई या तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा या फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रहेगा। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है
जिसमें इसका मैग्नीट्यूड भी है, मतलब इसका वैल्यू क्या है वो भी है, साथ में इसका डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। क्यों? फोर्स डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपके एक ऑब्जेक्ट है, तो आप अगर इस ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं, इसको अपने, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए, नाउ यू वांट टू प्लेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, तो आप क्या करना होगा, आपको इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा। आप अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं होगा। सो डेफिनेटली फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। आप जब बड़े क्लास में आएंगे तो इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए क्योंकि फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, इसी वजह से आप कह सकते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो आवर नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फोर्स को डिपिक्ट किया गया कैसे, पुश और पुल। ठीक है, तो फोर्स देखिए बहुत बड़ा सा एक स्टोन है, इस स्टोन को ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, इसको ये पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये स्टोन इसको डिस्प्लेस करने के लिए डेफिनेटली आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर जो इंक्लाइनेशन है, इसी इंक्लाइनेशन में आप इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए आपको क्या जरूरत है? फोर्स की जरूरत है। बिना फोर्स करे हुए आप अगर चाहते हैं कि ये डिस्प्लेस हो जाए तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, आप इसको कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आप इसको कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए कार है, यहाँ पर एक टॉय कार है जिसमें एक बच्ची जो है ये क्या कर रहे हैं, इसको इसको खींच के ले जा रहे हैं। द गर्ल इज पुलिंग दिस टॉय, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पुल कर रहे हैं, तो ये जो टॉय कार है डेफिनेटली ये इसी की डायरेक्शन में ही मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि शी इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस टॉय। ओके, नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं, फोर्स का मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में है, आप कुछ दूर, जैसे गेम में हो गया, आप क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि एक फुटबॉल को कोई अगर प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर इसको किक करते हैं तो ये सर्टेनली ये क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस हो गया बॉल। पहले ये बॉल यहाँ पर था, नाउ इट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। तो फोर्स है, आप बेसिकली कहने का मतलब है कि फोर्स को आप उसके एक्चुअल प्लेस से हटा सकते हैं। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वहां से ऑब्जेक्ट नहीं हटा पाएंगे आप, ये चीज है। दूसरा यहाँ पर पोजीशन के लिए बताया गया कि आप किसी भी चीज की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर आप हटा सकते हैं। हाउ? बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स तो आपने अप्लाई कर दिया, फोर्स हमने डिफाइन भी कर दिया। वन सेकेंड में बताना चाहता हूँ फोर्स क्या है, काइंड ऑफ पुश एंड पुल, जिसके जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के जो स्टेट है उसको बदल सकते हैं। जैसे वो रेस्ट पर है तो उसको आप कहाँ क्या कर सकते हैं, उसको आप मोशन में ला सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको आप रोक सकते हैं, उसको रेस्ट में ला सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को या साइज को चेंज कर सकते हैं, उसके शेप को बिगाड़ सकते हैं। ये सारे चीज हमने देख लिया। बट अगेन अनदर पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप जानते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हमने सब चीज बता दी है। ये क्या है? मूव्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, कहीं पर है, ये पहले भी मैंने बताया। सो एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इस ऑब्जेक्ट को ये कह देते हैं, ये रेस्ट पर है। जैसे ही आपने इस पर फोर्स अप्लाई किए तो ये ऑब्जेक्ट मूव होकर यहाँ चला आया, इस नए पोजीशन पे चला आया। तो आप इसके एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। नेक्स्ट क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन पर है, उसको आप रोक सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। चेंज इन स्पीड, आप चाहे तो ऑलरेडी वो मूव कर रहा है तो आप चाहे तो उसके स्पीड को स्लो करवा भी सकते हैं या फिर आप उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसका ये डिपेंड करेगा आप कहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके फ्रेंड साइकिल से आगे चल रहा है,
आपने उसको पीछे से खींच लिया उसके साइकिल को, तो क्या होगा बेटा, वो साइकिल से चल रहा था पहले, वो पहले की जितनी स्पीड थी अब उतना रही रहेगा, वो थोड़ा स्लो चलना स्टार्ट कर देगा। सेम इसी तरह से आपने पीछे से धक्का दे दिया उसको, साइकिल को, तो क्या देखेंगे आप यही देखेंगे कि वो साइकिल जितना पहले से तेज चल रहा था उससे और तेज चलना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज यू हैव अप्लाइड फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डिपेंड करेगा आप किस डायरेक्शन में उसको अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, इसी पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट स्लो स्पीड अप हो जाएगा या स्लो डाउन, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन डायरेक्शन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा था ऑलरेडी, इस तरफ इन दिस डायरेक्शन, आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसका डायरेक्शन चेंज होके नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये भी पॉसिबल है। तो आपने इसको फोर्स अप्लाई किया और एज ए रिजल्ट इसका डायरेक्शन में चेंज हो गया। सो इफ यू वांट टू चेंज एनीबॉडीज डायरेक्शन, किसी का डायरेक्शन आप चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट है चेंज ऑफ शेप। जैसे एक परफेक्टली एक सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट, आपने इसको चारों तरफ से या एक सर्टेन डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया और एज ए रिजल्ट ये क्या हो गया बेटा, ये डिस्टॉर्ट हो गया। अब ये परफेक्ट स्फीयर नहीं रहा, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया। ये काम भी आप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, साथ में ये किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप साइज में बदलाव ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, एंड ऑल दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड। टाइप ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपके बेसिक लेवल पे अगर देखें तो फोर्स ये टॉपिक अपने आप ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट स्टिल आपके हिसाब से इस टॉपिक को अगर देखें तो फोर्स बहुत सारे तरीके में से हम लोगों ने जैसे बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि कुछ फोर्सेस जो है जिसको आप डायरेक्ट की कॉन्टैक्ट के बिना उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ओके, और कुछ फोर्स है जिसमें आपके कोई कांटेक्ट की जरूरत है ही नहीं, वो डिपेंड नहीं करता कि आप उसमें कांटेक्ट में है या नहीं है, वो स्टिल वो अप्लाई हो सकता है। तो इसी के हिसाब से देखा जाए तो देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस। एक है कांटेक्ट फोर्स, इसके लिए क्या चाहिए बेटा, नीड फिजिकल कांटेक्ट। जैसे मैंने अपने हाथों पे हाथ रखा इस तरह से, सो मेरा दोनों हाथ एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अगर मैं कुछ टाइप ऑफ फोर्स है जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको अगर मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ तो हमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो फोर्स भी कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो ध्यान रहे, अगर आप कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो डेफिनेटली आपके फिजिकल कांटेक्ट की, टच की जरूरत है। नेक्स्ट जैसे कि एग्जांपल क्या बता दूं, ये है आपके मस्क्यूलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पे फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे एक फुटबॉल है बेटा, तो एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, मस्क्यूलर फोर्स, तो क्या आप बिना इसको किक करे हुए, क्या इसको इस पे जब तक आप इस पे किक नहीं मारोगे तब तक क्या ये फोर्स डिस्प्लेस्ड हो जाएगा? इसके जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक कोई इसमें फोर्स अप्लाई होने वाला है? मस्कुलर फोर्स की बात करूं अगर मैं, तो मस्कुलर फोर्स इज अ एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, जो कि इस बॉल की जब इसको टच करेगा तभी ये फोर्स, ये बॉल जाके डिस्प्लेस्ड होगा और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके बच्चों, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स नीड फिजिकल कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, इसमें कोई आपको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, इसमें कोई आपके फिजिकल जो कांटेक्ट है उसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है तो भी कोई उसमें असर नहीं होगा। ये कुछ सर्टेन टाइप ऑफ, इसके नेचर ही ऐसा है कि इसके लिए कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे तीन फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सब पता है आप लोगों को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जैसे ये हमारा प्लैनेट है अर्थ की सरफेस है बेटा, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दे इस तरह से, तो आपने देखा होगा डेफिनेटली वो नीचे की तरफ अगेन गिरते हैं। सारी चीज आपको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, पेड़ से एक फल गिरते हैं, कोई फ्रूट्स गिर रहा है, तो डेफिनेटली वो नीचे की तरफ ही गिरते हैं। क्यों? ग्रेविटी क्या इसको, जब तक ये मिट्टी से टच नहीं होगा तब तक ये नहीं गिरेगा? द आंसर इज नो। आपको कोई टच करने की जरूरत ही नहीं है, वो नीचे ही गिरेगा, है ना।
तो ये क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, आपको कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट फोर्स है हमारा मैग्नेट। बच्चों मैग्नेट से तो आप सबने खेल चुके हैं बचपन में, बच्चों का बड़े फेवरेट होता है। क्यों मैग्नेट क्यों पसंद करते हैं बच्चे? क्योंकि मैग्नेट बिना किसी गम हो या कुछ ऐसी चीज एडहेसिव मटेरियल हो, इसके बिना, इसमें आप देखेंगे अगर मैग्नेट है तो आप सबको पता होगा कि मैग्नेट का दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर आप कुछ आयरन नेल्स यहाँ रखेंगे बेटा तो ये इस पे चिपक जाएगा इसके चारों तरफ, है ना। तो आप देखोगे कितना अमेजिंग है, वहां पर कोई मटेरियल, कोई ग्लू वगैरह नहीं लगा हुआ है, कोई एडहेसिव मटेरियल नहीं है, फिर भी ये आसानी से चिपक जाते हैं। जबकि कोई दूसरा मटेरियल जैसे प्लास्टिक हो वो इसमें चिपकता नहीं है। तो मतलब खास किस्म के कोई ऑब्जेक्ट को ही ये अट्रैक्ट करता है, ये चीज आपने देखा होगा। ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे मैग्नेट, मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपका एक मैग्नेट आपके पास है, ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। बेटा यहाँ पर एक आपने आयरन को रख दिया, ये क्या है, आयरन है। तो आयरन आप जब भी मैग्नेट को थोड़ा सा और क्लोज लेके आ जाओगे, आप देखेंगे कि ये जो लोहे का टुकड़ा है ये फट से इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। कैसे? इन दोनों के बीच में इतना सा गैप था, बट स्टिल ये गैप होने के बाद भी, इतने गैप होने के बाद भी ये इसको अट्रैक्ट किया। इसको छूना जरूरी नहीं है, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा। अगर आपका मैग्नेट स्ट्रांग है तो बेटा ये तो दूर से ही आपको अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब ये इस आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स का जो सेकंड एग्जांपल है इसमें मैग्नेट, मैग्नेट भी आपको पास ले जाने की जरूरत नहीं है, बहुत पास। अगर मैग्नेट स्ट्रांग है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर से ही ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। दूसरा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें होता है चार्ज। तो चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और रिपल भी कर सकता है। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए भी बेटा आपको चार्ज को बिल्कुल पास लाने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में अगर गैप भी रहेगा बट स्टिल दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे इस फुटबॉल को आपको जब तक इसको छुएंगे नहीं तब तक इस पे आप किक नहीं मारोगे तब तक डिस्प्लेस नहीं होगा, तो आपको तो टच करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों चार्ज को एक दूसरे के पास लाना जरूरी नहीं है। ये थोड़ा सा इसके बीच में गैप भी रह गया ना बेटा, तो भी ये आपस में अट्रैक्ट या रिपल्शन शो कर सकता है। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट ये अट्रैक्ट या फिर रिपल कर सकता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो समझ में आ गया। तो दो तरह का फोर्स है, एक तो है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट को दूर से ही अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके लिए इसको डायरेक्टली टच कराने की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट एनी टच ये वैसे भी अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ टाइप, ये चार्ट बना हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे टाइप ऑफ फोर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करे हुए हैं और उसका जो सिंबलिक मीनिंग होता है, नॉट एग्जैक्टली सिंबलिक। जैसे कि ग्रेविटी, तो ग्रेविटी आप क्या करते हैं, ग्रेविटी नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है हमेशा। जैसे अगर मैं बताऊं, अर्थ है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा डाउन, डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो इसका डायरेक्शन अर्थ की तरफ होता है। तो देखिए ये भी दिखाया गया, ये आपके कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ। नेक्स्ट है नॉर्मल फोर्स। बेटा नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। आपने देखा होगा ज्योमेट्री में कि ये आपका अगर प्लेन है कोई या स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हो तो उसको कहा जाता है नॉर्मल। मतलब नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, अलग कुछ नहीं है। तो कोई फोर्स अगर उस सरफेस पे नॉर्मली एक्ट हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है, तो उस फोर्स को हम कह देते हैं नॉर्मल फोर्स। ये कोई अलग चीज नहीं है, बस ये नाम है, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर फोर्स। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसमें चार्ट में दे रखा है,
जैसे आप मान लीजिए इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फ्लोर पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, तो इस तरफ आपकी मोशन है, तो फ्रिक्शन हमेशा आपको अपोज करेगा। फ्रिक्शन का काम ही है आपके मोशन को रोकना। वो हमेशा चाहेगा कि आप ना जाओ आगे, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा। ओके, फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट में काम करेगा। आप जिधर भी जाओ उसके जस्ट ऑपोजिट में फ्रिक्शन एक्ट होगा। जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूं तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। किधर भी जाइए आप, सपोज आप फ्रिक्शन, आप चल रहे हैं इस तरफ, आपका मोशन है इन दिस डायरेक्शन रोड के, तो फ्रिक्शन आपके बिल्कुल ऑपोजिट में एक्ट करेगा। सो दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या है? ये जो आप, टेंशन का मतलब ये मत समझ लेना कि मेंटल टेंशन की बात की जा रही है, कोई और टेंशन नहीं। टेंशन एक टाइप ऑफ फोर्स है। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देख लीजिए। जैसे मेरे पास एक जगह है जहां पर रिजिड कोई स्लैब है, वहां पर मैंने एक रस्सी बांध दी, एक रोप बांध दी, और रोप के आगे मैंने एक 5 केजी का एक मास को लटका दिया। सपोज नाउ 5 केजी मास को तो बेटा अर्थ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, है ना? अर्थ नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जब एक्ट करेगा 5 किलो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, इसको अर्थ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें इस जो रस्सी है इधर, इस पर भी एक, ये खींचेगी, इसको रस्सी को भी खींचेगी। तो ये जो खिंचाव फोर्स है इसी को कहा जाता है टेंशन फोर्स। आप किसी चीज को खींच रहे हैं, दैट इज एक्चुअली बेसिकली क्या है वो, फ्रिक्शन, टेंशन फोर्स। टेंशन क्रिएट होने का मतलब है, जैसे टग ऑफ वॉर है, तो दोनों टीम अपने अपनी तरफ रस्सी को खींचती है, तो यही है टेंशन फोर्स, इसे ही कहा जाता है टेंशन फोर्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए दोनों डायरेक्शन इधर दे रखा है। बेसिकली ये आपका कोई एक रिजिड वॉल है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ खींचा जाए इसे, तो दैट इज टेंशन फोर्स। आप किसी भी चीज को जब अपनी तरफ से उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होती है, जो फोर्स उसको खींचती है, उसी को ही कहा जाता है टेंशन फोर्स। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। बच्चों स्प्रिंग तो सबने देखा होगा, आपके पेन पेन के अंदर ही मिल जाता है स्प्रिंग। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए स्पाइरल इस तरीके की स्प्रिंग होता है ना? ये स्प्रिंग होता है, सबने देखा होगा। तो बेटा जब आप स्प्रिंग को एक काम करो, हाथ से दबा दो दोनों तरफ, इसको बहुत मजबूती के साथ आप अगर इसको प्रेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस होकर थोड़ा सा इसके जो लेंथ है उसमें वो कम हो जाएगी, थोड़ा लेंथ कम हो जाएगा, और ये इस शेप का आ जाएगा। जैसे ही आप छोड़ दोगे तो ये अगेन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ये अपने नेचुरल शेप को गेन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट होता है जो कि इसको नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। आपने तो इसको क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, इसको दबा के छोटा कर दिया, या फिर आपने इसको दोनों तरफ एक टेंशन क्रिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये और लंबा हो जाएगा। इसको खींच के आपने बड़ा कर दिया, तो जैसे ही छोड़ देंगे दोबारा अपनी पोजीशन को गेन करना चाहेगा। इसी के लिए जो फोर्स एक्ट होता है दैट इज स्प्रिंग फोर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। क्या होता है कि कुछ खास तरह की मटेरियल, सबको नहीं, कुछ खास तरह की मटेरियल जैसे आयरन निकल कोबाल्ट हो गया, ये अगर मैग्नेट के पास आ जाता है तो आप देखेंगे खुद ब खुद क्या करता है, मैग्नेट इसको खींच लेता है ना बच्चों? समटाइम ये भी देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है बच्चों, ये खेलते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, और ये है साउथ पोल बेटा, तो दूसरे और एक मैग्नेट है आपके पास, नाउ उसका भी नॉर्थ पोल आप पास लेके आइए, देखना 100% दे विल रिपेल ईच अदर। सेम पोल अगर है बेटा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है ना? ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये दुनिया में मैग्नेट ही कर सकता है, और कोई नहीं। हाँ, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है फोर्स, उसमें भी होता है, बट दैट इज अ डिफरेंट केस, मैं उस पर आऊंगा, बताऊंगा, ठीक है? तो अगर दो मैग्नेट का सेम पोल बेटा आप आपस में पास लेके आ रहे हो, तो इन दैट केस आप देखेंगे कि वो आपस में रिपेल कर रहे हैं। जबकि इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, जब आप अपोजिट पोल लेके आ जाते हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है बेटा, साउथ पोल, तो आपने दूसरा मैग्नेट लेके आए, दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल यहाँ लेके आए और नॉर्थ पोल को दूर रखा। अब देखेंगे क्या, अब देखा जाएगा कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये रिपेल नहीं करेगा, क्यों?
क्योंकि मैग्नेट का नेचर ही ऐसा है, ये क्या करता है कि सेम पोल को तो रिपेल कर देगा, उसको पास आने से रोकेगा, जबकि ऑपोजिट पोल अगर है तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा, अपने पास खींचेगा। तो इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से क्या है बेटा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने आपको बताया था दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमारे नेचर में दो तरह का चार्ज है। कितने तरह का चार्ज है? दो तरह का। जैसे पोल कितने तरह का है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ऐसे ही चार्ज भी कितने तरह का है? दो तरह का। क्या क्या है? एक है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक है आपका नेगेटिव चार्ज। तो आपस में पॉजिटिव जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा हमेशा। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जबकि सेम चार्ज अगर आ जाए, जैसे पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, ये दोनों पास आने से रोकेगा। ठीक है, इसी तरह से सेम देखेंगे, आपका दो नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा बेटा? दो चार्ज ये भी रिपेल करेगा, क्योंकि सेम है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों अगर सेम हो जाए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, जबकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बीवेंट फोर्स। बीवेंट फोर्स क्या है कि जब भी बेटा आप देखोगे कि जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं, आप मान लीजिए कि आपके पास एक वाटर है, बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है, बकेट ऑफ वाटर है। अब इस पे पानी भर दीजिए, पानी तो भरा हुआ है, बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर, ये पूरा ही पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसके अंदर एक प्लास्टिक बॉल ले लीजिए और बिल्कुल नीचे लेके आइए इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर लेके आइए, एकदम यहाँ लेके आएंगे आप तो देखा जाएगा, आप अब छोड़ दीजिए यहाँ लाके, तो फौरन ये बॉल क्या करेगा? अपसाइड आके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ये नीचे डूबेगा नहीं, जब तक इसके अंदर पानी ना घुस जाए तब तक ये बॉल फ्लोट करेगा। तो इसको फ्लोट कराने के लिए पीछे से, यानी कि ग्रेविटी नीचे अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन इसको ग्रेविटी के ऑपोजिट कोई एक धक्का दे रहा है जिसकी वजह से ये फ्लोट कर रहा हो, इसी फोर्स को ब्यूएंट फोर्स कहा जाता है। और ये सिर्फ फ्लूइड में ही मिलते हैं, कई सॉलिड में आपको ये चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पानी के अंदर कोई भी फुटबॉल हो या प्लास्टिक का बॉल हो या थर्माकोल ले लीजिए आप, उसको पानी के बिल्कुल अंदर डुबो दीजिए और छोड़ दीजिए आप, फौरन देखिएगा कि वो वाटर सरफेस पर आ जाएगा। ये किस लिए होता है? बिकॉज उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम बीवेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स हमारा क्या है? एयर रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, आपने तो देख सुना होगा, उल्का पिंड का नाम सुना होगा, मेटेओराइट। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर बहुत सारे क्या होता है? टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है वो चीज? यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई कॉमेट हो या कोई चीज या समथिंग एस्ट्रोनॉमिकल कोई ऑब्जेक्ट अगर गलती से भी यहाँ घुस जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए, तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाते हैं। अब अर्थ के ऊपर बेटा क्या होता है? बहुत सारे एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरह से आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे गैसेस होते हैं। इसके थ्रू जब ये नीचे की तरफ आते हैं बहुत तेज, तो वो जल जाती है, ग्राउंड में आने से पहले जल जाता है ये चीज। तो इसी एक किस वजह से होती है? फ्रिक्शन, हवा एक फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, इसी फ्रिक्शनल फोर्स को कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारे फोर्स के बारे में हमने ब्रीफली आपसे बात कर लिए, तो ये सारे चीज आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे हमने बताया आपको एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है बेटा। कौन सा फोर्स है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट बिना कांटेक्ट करे हुए इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको फिजिकली इसको कांटेक्ट में लाना जरूरी नहीं है, ये दूर में रहकर भी इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, यानी कि अगर आपके पास दो मासेस है, लेट्स से आपके पास दो मासेस है, एक है m1, एक है m1 बेटा और दूसरा क्या है? m2। ये दो मासेस है आपके पास,
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस बोथ ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, चाहे दूर रहे पास रहे ये एक्सपीरियंस करेगा, ये दूर रहकर भी इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसका जो किस पे डिपेंड करता है, मान लीजिए कि F है, F फोर्स है, दोनों के बीच में एक्ट करा हुआ फोर्स क्या है F। तो F का जो हिसाब है वो कैसे होता है बेटा, F जितने ही भारी ऑब्जेक्ट हो जैसे M1 और M2, इन दोनों के मास को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों के मास की मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना ज्यादा होगा आप इसके अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए ये 2 kg का है और ये 4 kg का है। ठीक है बच्चों, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। इसको इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। लेकिन अगर मैं इन्हीं को ही बदल के इसको 5 kg ले लिया मान लीजिए और इसको 10 kg ले लिया, अब बढ़ा दिया मैंने मास, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 50। तो देखिए पहले तो 8 था, अब हमारा मल्टीप्लिकेशन बैठ रहा है 50। तो फोर्स ज्यादा कब लगेगा, सेकंड केस में फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 50 हो गया, पहले कितना था 8 था, तो 8 से 50 ज्यादा है डेफिनेटली, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेक्स्ट केस में ज्यादा होगा। कैसे, इसका अगर 5 kg है और इसका 10 kg है तो दोनों को आपस में ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस बॉडी जो कि 2 kg और 4 kg था। तो यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि ऑब्जेक्ट के जो मास है वो जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा लेकिन इसका क्या है, जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ये चलिए ये पास बिना कांटेक्ट में रह के फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, इनमें कोई डाउट नहीं है, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स इवन दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, लेकिन इसका डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी अगर आप उसको हटा दे तो। पहले मान लीजिए इसका डिस्टेंस था r1, ये है m1 और ये है m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस था कितना r1। अब आपने मास तो उतना ही रखा, अब भी m1 और m2 है, लेकिन बेटा आपने क्या करा, इसके डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो जैसे बढ़ा देंगे इसके फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जितना दूर ले जाओगे आप उतना ही कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना पास लेके आएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, हालांकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो इस पे किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो इसके मास पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की मास कितने है, ज्यादा है कम है कितना है। दूसरा डिपेंड करता है इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस के ऊपर, दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स कम होगा, और अगर डिस्टेंस आप कम कर दे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये है फोर्स का इक्वेशन बेटा, ये फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम एक ऑब्जेक्ट का मास हो गया, स्मॉल एम दूसरा ऑब्जेक्ट का, आर क्या है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। लेकिन ये जो जी है कैपिटल जी, ये क्या है, कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है इसको, इसकी एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसकी वैल्यू है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहता है, चाहे कोई भी आप ऑब्जेक्ट लो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस आपके मास और डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट ये तो चीज वैसे ही रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू दी पावर -2, ये केजी टू दी पावर -2 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू दी पावर -2, ये होगा बेटा इसका। ग्रेविटेशन के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि नेचर में जितने भी फोर्सेस है, नेचर में बहुत सारे फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्स तो 4 ही तरह का है, लेकिन उनमें से वीकेस्ट फोर्स कितना है, कौन सा है, वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटी।
तो ग्रेविटी सबसे कमजोर फोर्स है, ठीक है। चारों फोर्स में से ग्रेविटी जो है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ठीक। और ये फोर्स लॉन्ग रेंज भी है। देखो अर्थ आपके यहाँ पर है, ठीक है। अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है बेटा, करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। यू नो that the distance between earth and sun is 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, बट स्टिल ये अगर सन है और ये क्या है बेटा, ये है अर्थ, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर। इतना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 1-2 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर नहीं, लाख नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होता है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये लॉन्ग रेंज है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट रेंज थोड़ी दूर जाकर ही गायब हो जाएगा, नहीं, ये लॉन्ग रेंज तक एक्ट करता है, बहुत दूर दूर से भी ये अट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉन्ग रेंज फोर्स। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल नहीं करेगा, इसका कोई ये नहीं कि रिपल करेगा, अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसमें आप देख सकते हैं सेम पोल को क्या करता है, रिपल कर देता है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, हमेशा ये अट्रैक्ट ही करेगा, इसमें कोई रिपल्शन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये देखिए, ये फेमस स्टोरी आप सबने सुना होगा, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने क्या करा था, वो एक दिन किसी गार्डन के नीचे गार्डन में बैठे थे, एप्पल ट्री के नीचे, अचानक से एक एप्पल गिरती है नीचे की तरफ। अब उनको क्लिक करते हैं उनके माइंड में कि एप्पल तो उड़ भी सकता था, कि कुछ ही डिफरेंट कुछ हो सकता था, व्हाई दिस एप्पल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, क्यों ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ये तो कुछ और भी हो सकता था। तभी इनके मन में ये सवाल आए और इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके फिर फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटी को देते हैं। तो यही एक चीज है जो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। नेक्स्ट हमारा जो फोर्स है बेटा, वो क्या है, मैग्नेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है और इसके बारे में ब्रीफ जो डिस्कशन है वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा, मैग्नेट के बारे में जब भी हम बात करते हैं, यू नो वेरी वेल कि मैग्नेट हर बच्चों का फेवरेट ही होता है, कि मैग्नेट में क्या क्या होता है बेटा, एक तो इसका पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट को आप बांध के लटका दीजिए एक इसको, तो हमेशा क्या करेगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, चाहे आप किधर भी इसको मोड़ दीजिए, बट ये फाइनली सेटल कहाँ पर हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कुछ चीजें आपने देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, force exerted by magnet acts on other magnet and magnetic material। क्या मतलब है इसका, कि जो मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों सेम पोल हो जाए तो रिपल करेगा, ये तो करेगा ही करेगा। साथ में जो मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा, क्या क्या है मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, जैसे आयरन हो गया, आयरन, ठीक है, आयरन, आयरन का सिंबल है ये, ठीक है, आयरन हो गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद निकेल हो गया, ठीक। ये सारे एलिमेंट्स जो है, ये मैग्नेट इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कोई और मटेरियल, जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक ले लीजिए, नहीं होगा, कॉपर ले लीजिए, ठीक है, कॉपर ले लीजिए, कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैग्नेट हर किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, किसी खास ऑब्जेक्ट को ही अट्रैक्ट करेगा। और उनमें से कौन कौन है, एग्जाम्पल क्या है बेटा, एक तो है आयरन, एक है निकेल, एक है कोबाल्ट, ठीक है। ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो इसको अट्रैक्ट करेगा, साथ में कोई मैग्नेट हो तो उसको भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसका दो पोल होता है, ये पता है आपको, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, ठीक। ये क्या करता है, ये तो अट्रैक्ट भी कर सकता है और साथ में रिपल भी कर सकता है। ग्रेविटी सिर्फ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों शो कर सकता है। अगर आपके पोल सिमिलर हो जाए, सेम पोल हो जाए, तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, एक दूसरे को धक्का देगा। लेकिन अगर ये ऑपोजिट पोल हो जाए तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये है आपके ब्रीफ
डिस्कशन अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि ये है मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे क्या है आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में से क्या कह सकते हैं, वुड, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक, ग्लास, इन सब चीजों को मैग्नेट कभी अट्रैक्ट नहीं करता, वो सिलेक्टेड चीजों को ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसमें से आपको ये बताने की है स्पेशली कि ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स में क्या फर्क है। देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा से अट्रैक्टिव होगा, इसका कोई भी चीज आप देखेंगे तो ये कभी रिपल नहीं करता, ठीक है, वो कभी ये रिपल नहीं करेगा, ये हमेशा से ही अट्रैक्ट करता है। जबकि मैग्नेटिक फोर्स को अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हमने कि ये क्या था बेटा, इसमें चार्जेस होती हैं, ठीक है। एक तो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों ही सेम टाइप के चार्ज है तो क्या करेगा, रिपल करेगा, इनको ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। दो माइनस हो या दो प्लस हो, दोनों को रिपल करेगा, ठीक है। ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ चार्जेस। आपको पता है कि हमें दो तरह का चार्जेस देखने को मिलता है, एक है नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज। आप सोचिएगा इसके अलावा और कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा और तो कोई चार्ज नहीं हो सकता, तो चार्ज के हिसाब से हमें दो ही पोलैरिटी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक फाइनली जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कि कांटेक्ट फोर्स में आ गए। कांटेक्ट फोर्स में क्या था कि आपको कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत था। इससे पहले जितने भी फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तीनों फोर्स ही नॉन कांटेक्ट है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये वाला जो फोर्स है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफी क्वेश्चंस भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ से देखेंगे तो ये फोर्स बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये फोर्स क्या करता है, आपके मोशन को अपोज करता है। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, सपोज यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, देन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा बेटा, ये आपको अपोज करने की कोशिश करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड ये एक कांटेक्ट फोर्स है, फिजिकल कांटेक्ट से ही इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये एग्जांपल आप देख सकते हैं इस डायग्राम में से, एक इंसान किसी एक लोड को पुश कर रहा है इधर मूव कराने के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कितना कहाँ हो गया बेटा, आप देख सकते हैं अच्छे से इस डायग्राम से कि दिस ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा है, रेड एरो से आप देखिए इधर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। ये भी वही सेम एग्जांपल है, आप जिधर भी फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होते दिखेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस फोर्स इज दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स, बिना कांटेक्ट के इसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। कॉज क्या है, देखिए फ्रिक्शन क्यों एक्ट होता है, फ्रिक्शन इसीलिए एक्ट होता है बेटा क्योंकि ये रफ होते हैं सरफेस। आपको देखने में कि कोई सरफेस हो सकता है कि बहुत स्मूथ दिखे, लेकिन एक्चुअल में वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है। आप अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे उसके, जो कि मैं दिखाऊंगा अभी, तो उसमें आपको देखा जाएगा कि वो सरफेस बहुत ज्यादा रफ है। तो एक रफ सरफेस के ऊपर जब दूसरे रफ सरफेस चलने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक इंटरलॉकिंग हो जाती है और इसीलिए वो एक रुकावट का सामना करते हैं, तो इसी वजह से फ्रिक्शन अराइज होते हैं। देखिए जैसे ये डायग्राम को देखिए ध्यान से, देखो ये हम जिसको स्मूथ कहते हैं ना, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये, एक्चुअल में सरफेस ऐसे ही होता है। तो एक सरफेस जब दूसरे के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, सो दे आर लॉक्ड बाय वन अनदर, ठीक है, और इसी वजह से हमें एक फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर एक इंटरलॉकिंग दिखेगा और यहाँ पर आपको रफ सरफेस दिखेगा, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द फ्रिक्शन।
origin of friction force. फ्रिक्शन कितने तरह का हो सकता है? फ्रिक्शन 3 तरह का ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, जब आप रेस्ट पे हो, कोई मूवमेंट नहीं, तब भी फ्रिक्शन एक्ट होता है। अगर तब एक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन देयर इज नो मोशन, तब हम उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम चलना स्टार्ट कर देते हैं तब भी फ्रिक्शन एक्ट होता है, उसे कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जैसे कोई व्हील है, जैसे व्हील चेयर है, व्हील चेयर को आप मूव कराइए, या फिर कार मूव कर रहे हैं, या फिर छोटे जो खिलौना होता है उसको आप मूव कर रहे हो, तो वो जब रोल करते हैं उस पर भी फ्रिक्शन अराइज होता है, तो उसको कहा जाता है बच्चा रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 काइंड ऑफ फ्रिक्शन: static friction, sliding friction and rolling friction. Okay, now at static friction कब है? जब ऑब्जेक्ट आपके रेस्ट पर है, तब जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तब जब एक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, नाउ रोलिंग फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्हील है, तो व्हील जब मूव करेगा बेटा, व्हील जब घूमना स्टार्ट कर देगा, तब जो फ्रिक्शन है उसी को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एडवांटेज क्या है? विदाउट फ्रिक्शन हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसको एक नेसेसरी इविल की तरह देखा जाता है कि अगर आपके फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो बेटा हम लोग डेली लाइफ में नहीं चल सकते थे। जैसे कि हमें चलने में मदद करते हैं, गाड़ी जो चल रही है उसको मूव कराने में मदद करती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि हमें हमारा एनर्जी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, सरफेस घिस जाते हैं और हीट भी प्रोड्यूस होता है। ये सारे फ्रिक्शन का ड्रॉबैक है, यानी कि कमियां है। कैसे हम इसको कम कर सकते हैं? इसमें लुब्रिकेशन के थ्रू हम लोग रोलर, जैसे ये इस डायग्राम को देख लीजिए आप, ये इसको अगर आप ऐसे खींचेंगे तकलीफ होगी, लेकिन इसमें अगर आप व्हील्स डाल देंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन जो कि सबसे कम होती है, तो इसी तरह से हम इसको फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स बच्चों उसी कहते हैं जिसके बाद फोर्स का नेट फोर्स 0 हो जाता है और कोई मोशन नहीं दिखाई देता, या फिर मोशन में कोई चेंज नहीं दिखाई देता, उसको कहा जाता है बैलेंस फोर्स। जैसे बच्चों यहाँ टग ऑफ वॉर की एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें दो 300 न्यूटन के फोर्स दोनों तरफ एक्ट करे, दोनों टीम जो है वो इक्वली भारी है एक एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। जबकि सेकंड जो एग्जांपल है, इसमें ये 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये 300, तो ये टीम विन करेगा क्योंकि ये इधर खींच लेगा इसको। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कि दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इसमें मूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? बैलेंस फोर्स में नेट 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स 0 नहीं होता। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको कहा जाता है प्रेशर। प्रेशर को अगर आप देखें, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सपोज आपके पास 2 शूज है, एक देखिए प्लेन शूज और एक हील, तो हील वाला अगर किसी के ऊपर रखा जाए तो देखने उसको बहुत तकलीफ होगी। रीजन क्या है उसका? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है, यहाँ पर एरिया छोटा, प्रेशर ज्यादा। ठीक है, जितना छोटा एरिया लेंगे आप, प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाएगा, जबकि फ्लैट सरफेस में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, एक 50 kg girl with heels will exert more pressure than 4000 kg elephant। एक हाथी से भी ज्यादा ये प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है। कोई गर्ल है जिसकी हील की जो एक नोकीला हील होती है, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर सकती है। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि हील की जो ये एरिया आप देख सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, और एज ए रिजल्ट इसमें प्रेशर बहुत हाई हो सकता है। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं सेम एग्जाम्पल, जितना कम एरिया है उतना ही ज्यादा आप देख सकते हैं प्रेशर हाई हो जाएगा। ये एरिया ज्यादा है तो इसीलिए प्रेशर कम, ये एरिया कम है बहुत तो इसीलिए ये बहुत
हाई प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। प्रेशर लिक्विड पे एक्ट करते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक बोतल ले लीजिए आप फुल ऑफ वाटर, और नीचे आप इसमें पेयर्स कर दीजिए, इसको पंक्चर कर दीजिए इसमें। आप देखेंगे फौरन यहाँ से वाटर निकलते हुए। क्यों निकल रहे? वाटर बेवजह नहीं निकलेगा, ग्रेविटी के इफेक्ट से यहाँ से जो फोर्स एक्ट होता है उसी से ये प्रेशर एक्ट होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और एज ए रिजल्ट यहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो लिक्विड भी प्रेशर देते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड हमेशा प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो डैम, जो बांध बनाया जाता है, आप नदी के किनारे या कहीं पर देखेंगे तो उस डैम का आप शेप को फॉलो कीजिए। जितना गहराई पे जाएंगे बेटा आप, वाटर लेवल जितना हाई होगा, ये देखिए बॉटम लेवल है, तो बॉटम लेवल का वाइड कितना ज्यादा है ये इस बांध का। डैम का जो लेंथ यहाँ पर वाइड है, थिकनेस है, वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ होता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर यहीं से ही वो एक्सपीरियंस करेगा। जितना ऊपर जाएगा वो थिन होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम दिखेगा आपको। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो जितने भी गैसेस है, इसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले इंसानों को नहीं पता था कि एटमॉस्फेयर प्रेशर देता है, और किसी इंसान को कुछ नहीं पता था। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है ये चीज। आप देखेंगे तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उनका नाम है ऑटो फोन। इन्होंने क्या करा था, बहुत एक I would say that this is a brilliant experiment. इन्होंने क्या करा, एक ग्लोब ले लिया जिसमें इसका 51 सेंटीमीटर का ये डायमीटर था इनका। ये देखिए 51 सेंटीमीटर का एक ग्लोब है, और इसको किसी भी तरह से इनको एयर जीरो कर दिया, इसके अंदर एयर को बाहर कर लिया किसी भी तरह से, और दोनों तरफ से, इस तरफ 8 हॉर्सेस और इस तरफ भी 8 हॉर्सेस, इसको लगा के खींचा गया और देखा गया दे आर अनेबल टू सेपरेट दिस। बताइए घोड़े की ताकत कितनी होती है, बट यहाँ पर 16 हॉर्स मिलकर भी इस ग्लोब को सेपरेट नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर दोनों तरफ से उसको पुश कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने प्रेशर एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, और आप और हम झेल रहे हैं इतना, बिकॉज हमारे ब्लड प्रेशर है, और भी हमारा मैकेनिज्म, हमारी बॉडी की इंजीनियरिंग ऐसी है कि हम इस प्रेशर को झेल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा क्लाइमेट है रेड, तो जितना आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाओगे बेटा, उतना ही आपका प्रेशर कम होता जाएगा, सी लेवल पे प्रेशर आपका ज्यादा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये आ गए हैं प्रीवियस ईयर, यही हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है। प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर आया था एक क्वेश्चन ये था, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स। फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड लिक्विड के अंदर किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन दे रखा है स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लूइड, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द फ्लूइड, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। देखो बेटा इसको एक एक करके अगर हम डिस्कस भी करें तो आप देखेंगे शेप पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि इसीलिए सबमरीन का शेप, मछली की शेप एक डिफरेंट देते हैं, ठीक है। आपको भी पता है, तो शेप पे तो डिपेंड करेगा। स्पीड स्पीड पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द फ्लूइड, आपके फ्लूइड अगर ज्यादा विस्कस है, ज्यादा डेंस है, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई करेगा। तो तीनों चीजें ही सही है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। सरफेस के डैश के ऊपर डिपेंड करता है। देखो बेटा सरफेस का कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है, पहली बात तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, जब वॉल्यूम नहीं है, मास भी नहीं है, वेट भी नहीं है, मास नहीं है तो वेट भी नहीं है, तो इसका क्या आंसर आएगा? सीधी बात है, इसके नेचर के ऊपर। ये आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जितना रफ सरफेस है फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा है, ठीक है। जितना स्मूथ सरफेस है वहां पर फ्रिक्शन उतना ही कम है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि नेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 4 चिल्ड्रन वेर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान रहे, ये आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड होकर इसको गलत ना पढ़ ले, क्योंकि इसी तरह से ट्रैप रहता है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर डिक्रीजिंग वर्ड लिखा है, ध्यान से देखिए इसको, और देयर आर्गुमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आर्गुमेंट। इन्होंने बच्चों ने अपना अपना आर्गुमेंट दिए, और इनमें से
जो सही आर्गुमेंट है वो आपको चूज करना है। डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा, फिर मीडियम एंड देन लिस्ट। इस तरह से देखा जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम, एंड रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो ये वाला आंसर सही होगा। देखिए आपको रोलिंग रोलिंग स्लाइडिंग स्टेट, कई बच्चे ये भी सोच सकता है ये आंसर, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपके क्वेश्चन में दे रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ध्यान रहे, बहुत सोच समझकर ऑप्शन को देखिएगा, ये आपका सही आंसर होगा, दैट इज स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रबर sucker is pressed on a plane surface then it stick to the surface because of, अगर आप किसी रबर सकर को दीवार में चिपका देते हैं हैंगर टाइप का, तो वो दीवार में चिपक जाता है किस वजह से? बिकॉज यहाँ चार ऑप्शन है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अस, हम लोग प्रेशराइज करते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन सकर एंड द सरफेस, दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो। प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर एक्टिंग ऑन इट, एंड लास्ट है द रबर इटसेल्फ। तो यहाँ का जो लास्ट आंसर आपका होगा ये एक्यूरेट, दैट विल बी द सी। सी आंसर इसका करेक्ट है, यानी कि प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर एक्टिंग ऑन इट, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है इसी के लिए ही यहाँ पर एक्ट होगा बेटा। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, आप इसको अच्छे से स्टडी कर दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।